Hello everyone, I am Shalini Singh and welcome back to Achieve It. Here we are studying the third chapter from Home Science Class 12th, and the name of this chapter is Public Nutrition and Health. This video is going to be part 2 of this chapter, and if you didn't watch the first part yet, please watch it. The link is given in the description box below. ओके तो पहले बात ये करते हैं कि अभी तक हमने पार्ट 1 में पढ़ा क्या क्या है। तो हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन के बारे में, सिग्निफिकेंस के बारे में, बेसिक कंसेप्ट्स हमने पढ़े थे जिसमें हमने पब्लिक न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था कि बेसिकली दो टाइप की न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स हैं इंडिया में। एक तो हमारा है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, दूसरा है हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज। और माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज में हमारे पास 3 टॉपिक्स थे। आयरन डेफिशिएंसी थी, विटामिन ए की डेफिशिएंसी थी, उसके बाद आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स थे। तो यहाँ तक तो हमने पार्ट 1 में पढ़ लिया था। इस पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम स्ट्रैटेजीज़ पढ़ेंगे कि क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ हमारी गवर्नमेंट ने अपनाई है न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इंडिया में कौन कौन से न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं। उसके बाद हम हेल्थ केयर पढ़ेंगे and after that we will study about the scopes of public nutrition and health। ठीक है, तो आई होप आपको सिलेबस समझ में आया होगा कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। सो दिस इज़ आवर टुडेज फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ स्ट्रैटेजीज इंटरवेंशंस टू टैकल न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स। क्या क्या स्ट्रैटेजीज अपनाई जा रही हैं हमारी कंट्री में न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए। तो सबसे पहली जो स्ट्रेटजी है वो है नेशनल न्यूट्रिशनल पॉलिसी। नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी जो कब आई थी, 1993 में आई थी। हिंदी में इसको राष्ट्रीय पोषण नीति भी कहते हैं। In 1993, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया adopted द नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी, जिसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, NNP, which was formed by the Department of Women and Child Development। 1993 में हमारी गवर्नमेंट ने नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी को अडॉप्ट किया, जिसको बनाया किसने था, डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। NNP advocates comprehensive, integrated and intersectoral strategy for elevating the multifaceted problem of malnutrition and achieving the optimal state of health for the people। जो हमारा NNP है वो इस बात का समर्थन करता है कि देश में जितने भी लोग रह रहे हैं उनमें से लगभग सबकी प्रॉब्लम्स को समझा जाए, सबकी पोषण से रिलेटेड प्रॉब्लम को समझा जाए और उनको एक बड़े लेवल पे सॉल्व करने की कोशिश की जाए। मतलब लगभग सभी सेक्टर के लोगों की प्रॉब्लम्स को समझा जाए, जाना जाए और उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाए। ठीक है, आगे NNP के अंदर 2 टाइप की स्ट्रेटजीज़ को रखा गया है। पहली स्ट्रेटजी है डायरेक्ट शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी, दूसरी है इनडायरेक्ट लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी की बात करते हैं। तो इसमें पहला आता है ICDS यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। इसमें किसको कवर किया जाता है, इसमें 0 से 6 साल के बच्चों को, प्रेग्नेंट वुमेन को और लैक्टेटिंग मदर्स को कवर किया जाता है। लैक्टेटिंग मदर्स यानी कि वो मदर्स जो कि दूध पिलाती हैं अभी अपने बच्चों को। ठीक है, तो इन तीनों ग्रुप को ICDS के अंदर रखा जाता है, इनकी पोषण संबंधी समस्याओं को समझा जाता है और उनको सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा फोर्टिफिकेशन ऑफ एसेंशियल फूड। ये भी एक डायरेक्ट और शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी है। इसके अंदर क्या किया जाता है, इसके अंदर जो भी हमारे एसेंशियल फूड हैं उनके अंदर के न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाने की कोशिश की जाती है। जैसे आपको पता है नमक क्या है, एसेंशियल फूड है। चाहे आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, चाहे आप अमीर हो गरीब हो, नमक सब खाते हैं, तो ये एसेंशियल फूड हुआ। इसके अंदर आयोडीन की मात्रा को और ज़्यादा फोर्टिफाई कर देने से क्या होगा कि लोगों को आयोडीन पर्याप्त मात्रा में मिलता रहेगा। ठीक है, उसके बाद है प्रोडक्शन एंड पॉपुलराइजेशन ऑफ लो कॉस्ट न्यूट्रियस फूड फ्रॉम
indigenous and locally available raw material by involving women in this activity। देखो, औरतों का सहयोग लेके जो ऐसे गांव की महिलाएं हैं या जो ट्राइबल सोसाइटी में औरतें रहती हैं, उनसे हेल्प लेके जो उस सोसाइटी में, उस ट्राइबल एरिया में या उस गांव में कच्चे माल उपलब्ध हैं, उनसे क्या किया जाता है, कम कीमत वाले पोषक पदार्थों का उत्पादन किया जाता है और उन्हें फेमस बनाया जाता है ताकि कम कीमत पर लोगों को पोषक तत्व मिल जाए। ठीक है, फिर आगे है कंट्रोल ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी अमंग वल्नरेबल ग्रुप्स बाय सप्लीमेंटिंग दीज न्यूट्रिएंट्स, डिस्ट्रीब्यूटिंग फ्री टैबलेट्स एक्सेट्रा। अब देखो, जिन लोगों को ये पोषक तत्व नहीं मिल पाते उनके लिए सस्ते दामों पर कुछ फ्री टैबलेट्स दे दी जाती हैं, या तो फ्री टैबलेट्स दे दीजिए या तो कम दामों पे कुछ सप्लीमेंट्स दीजिए। सप्लीमेंट्स यानी कि ऐसे पोषक तत्व जो आपको खाने में नहीं मिलते, आपको उनको अलग से लेना पड़ रहा है। ठीक है, जैसे मान लो कोई चूर्ण वगैरह हो गया, कोई टैबलेट्स हो गई, ये सब किस में आती हैं, सप्लीमेंट्स में आती हैं। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारी डायरेक्ट शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजीज़ की कि इसमें हम क्या क्या करेंगे। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज़ की। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी, इम्प्रूविंग अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करेंगे कि जो भोजन मिल रहा है लोगों को वो कैसा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, और फूड जहाँ पे अवेलेबल नहीं है उसको अवेलेबल कराने की कोशिश करेंगे कि लोगों को भोजन उपलब्ध हो, अच्छी मात्रा में पोषक तत्व लोगों को मिलते रहें। ठीक है, उसके बाद इम्प्रूवमेंट इन डाइटरी पैटर्न बाय इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिशनली रिच फूड्स। अब जब हम लोगों को न्यूट्रिशनली रिच फूड्स देंगे, मतलब ऐसे फूड्स जिनमें पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व हों, तो लोगों में क्या होगा, उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा। और लोगों के अगर हम डाइटरी पैटर्न को चेंज करते हैं, जैसे लोग जैसा खाना खाते हैं उनको सिखाना, उनको समझाना कि नहीं, आप ऐसा खाना न खा के थोड़ा हेल्दी खाना खाइए जिससे आपको पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व मिले, तो ये सब सिखाने में, ये सब करने में क्या होगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, फूड सिक्योरिटी को चेक करना, फूड की क्वालिटी को चेक करना, इसमें भी बहुत टाइम लगेगा। इसीलिए ये सारी चीज़ें इनडायरेक्ट लॉन्ग टर्म इंटरवेंशन के अंदर रखी जाती हैं, इनको करने में टाइम लगता है। ठीक है, लेकिन जब भी हमने जो डायरेक्ट और शॉर्ट टर्म इंटरवेंशंस पढ़े थे उसमें क्या था, उसमें जो भी चीज़ें थी उनको कम टाइम में इम्प्लीमेंट किया जा सकता था। ठीक है, तो अब हमारा जो लॉन्ग टर्म का एक और तरीका है कि क्या स्ट्रेटजी है, वो ये है पावर्टी एलिवेशन फॉर रूरल एंड अर्बन पीपल through employment generation schemes and public distribution system, implementing land reforms, improving health and family welfare, prevention of food adulteration, involvement of media, basic nutrition and knowledge, monitoring of nutrition programs, improvement of status of women, education and literacy, and community participation। अब हमारे जो इनडायरेक्ट लॉन्ग टर्म गोल्स हैं ना, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज़ हैं, उसमें हम क्या कर सकते हैं, लोगों को एजुकेट कर सकते हैं, उनको पोषक तत्वों के बारे में बता सकते हैं और वुमेन एजुकेशन को बढ़ावा दे सकते हैं, समाज में वुमेन के स्टेटस को बढ़ाने के लिए कोशिश कर सकते हैं, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स को लोगों को बता सकते हैं, जो फूड में मिलावट हो रही है उसको बचा सकते हैं, उसको कम करने की कोशिश कर सकते हैं, मीडिया के थ्रू लोगों को समझाने की कोशिश कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। ठीक है, तो लेकिन ये सब तरीके हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं कि आपको अच्छे न्यूट्रिएंट्स लेने चाहिए, अच्छे न्यूट्रिएंट्स नहीं, अच्छा खाना लेना चाहिए। अच्छा खाना लोगे तो अपने आप आपको न्यूट्रिएंट्स मिलते रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जो आपकी सिलेबस में है ना, आपकी सिलेबस में 2 टाइप की स्ट्रेटजीज़ बताई गई हैं। एनएनपी की स्ट्रेटजीज़ तो अभी हमने पढ़ी, कौन सी, एक तो थी हमारी शॉर्ट और दूसरी थी लॉन्ग टर्म। ठीक है, एक तो हमारी शॉर्ट टर्म थी
और डायरेक्ट थी, दूसरी हमारी लॉन्ग टर्म और इनडायरेक्ट थी। लेकिन जो आपके सिलेबस में स्ट्रेटजीज़ हैं वो हैं डाइट और फूड बेस्ड स्ट्रेटजीज़, और दूसरी है न्यूट्रिएंट बेस्ड अप्रोच और मेडिकल अप्रोच। ठीक है, तो ये दोनों आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में है, आपसे यही दो स्ट्रेटजीज़ पूछी जाएंगी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डाइट और फूड बेस्ड स्ट्रेटजीज़। यूज़ फूड एज अ टूल टू ओवरकम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। इसमें क्या किया जाता है, जो फूड बेस्ड स्ट्रेटजीज़ होती हैं ना, इसमें फूड को ही एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज को कम करने के लिए। ठीक है, पोषणहीनता पे काबू पाने के लिए फूड का प्रयोग किया जाता है, कोई भी दवा का नहीं प्रयोग किया जाता, फूड का, खाने को ही इतना अच्छा कर दिया जाता है कि लोगों की प्रॉब्लम्स जो भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं उनको ठीक किया जा सके। plays an important role in preventing micronutrient deficiency by increasing the availability and consumption of micronutrient rich foods। अब क्या हो सकता है, इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो भी होते हैं उनकी डेफिशिएंसी को कम करने के लिए ऐसे खाना दिया जाता है जिसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हों। ठीक है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी को कम करने के लिए ऐसा खाना दिया जाएगा जिसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हों। तो ये भी किसके थ्रू होगा, फूड के थ्रू ही होगा। उसके बाद इट इज़ सस्टेनेबल एंड विल हैव लॉन्ग टर्म बेनिफिट। ये जो है ये क्या है, सस्टेनेबल है, मतलब कि ज़्यादा टाइम तक आप इसके बेनिफिट्स को देख सकते हो। आप अगर अच्छा खाना खाओगे ना तो इसके बेनिफिट्स आपको ज़्यादा समय तक मिलेंगे। लेकिन अगर आप दवा लोगे तो दवा क्या करेगी, कुछ ही टाइम तक काम करेगी, है ना। लेकिन जब हम अच्छा खाना खाएंगे तो वो उसका बेनिफिट हमको काफ़ी लंबे समय तक देखने को मिलेगा। They are cost effective, can be adapted to different culture and dietary tradition। अब देखो, आपको पता है कि जो हमारी फूड बेस्ड स्ट्रेटजी है वो उसमें लागत भी कम आती है, मतलब डिफरेंट टाइप के डिफरेंट कैटेगरी के लोग अपनी सुविधा के हिसाब से खाना खा सकते हैं। जैसे आप नॉनवेज हो तो आप मटन चिकन खाओ, लेकिन आप वेजिटेरियन हो तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे फूड खा सकते हो जिससे आपको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, जैसे आप दूध खाओ, दालें खाओ। ठीक है, तो अपनी अपनी कल्चर के हिसाब से, अपनी अपनी संस्कृति के हिसाब से आप फूड ले सकते हो। ठीक है, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और इसमें लागत भी कम लगेगी, पैसा भी कम लगेगा। दे डू नॉट कैरी रिस्क ऑफ ओवरडोज और टॉक्सिसिटी विच में हैपन इन केस ऑफ न्यूट्रिएंट बेस्ड मेडिकल अप्रोच। देखो, जब आप दवा खाते हो तो हो सकता है आपको ओवरडोज हो जाए, लेकिन फूड बेस्ड स्ट्रेटजीज़ में ऐसा नहीं होता। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जो भी खाना आपको सूट करता है आप वो खाते हो, तो ओवरडोज की प्रॉब्लम नहीं होती, टॉक्सिसिटी की भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये सारे कुछ बेनिफिट्स होते हैं फूड बेस्ड स्ट्रेटजी के। अब बात करते हैं न्यूट्रिएंट बेस्ड अप्रोच या मेडिकल अप्रोच की। In this approach, nutrient supplements are given to vulnerable group, those who are at risk of deficiency and those who have deficiency। जो हमारी न्यूट्रिएंट बेस्ड अप्रोच होता है, आपको पता है किनको दिया जाता है, वो लोग जिनको कोई बीमारी हो या जिनके अंदर कोई पोषक तत्व की कमी हो, ठीक है, जिनके अंदर रिस्क ज़्यादा हो, उनको हम न्यूट्रिएंट बेस्ड अप्रोच के अंदर, उनके लिए न्यूट्रिएंट बेस्ड अप्रोच को हम अपनाते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा जो फूड बेस्ड अप्रोच है वो हम नॉर्मल लोगों पे अपनाते हैं, जिनको कोई बीमारी नहीं है, जिनके अंदर किसी भी तरह की डेफिशिएंसी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट इज़ अ शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी। न्यूट्रिएंट बेस्ड स्ट्रेटजी जो है वो एक शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी है। आप किसी को दवा खिलाओगे तो जब तक दवा का असर रहेगा तभी तक वो पर्सन ठीक रहेगा, लेकिन अगर आप किसी का फूड खाना ही अच्छा है तो वो उसको ज़िंदगी भर काम आएगा। सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम्स आर ऑफन एक्सपेंसिव। अब जो हमारी सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम्स होते हैं जिनमें दवाएं दी जाती हैं, कुछ एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स दिए जाते हैं गोलियों के रूप में या कुछ ऐसे कह सकते हो चूर्ण के रूप में, तो उसमें क्या होता है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं। आपको खाने के अलावा इन सब दवाओं पे भी खर्चा करना पड़ता है। There may be problems of coverage. Key target groups are different for various nutrients.
अब देखो इसमें कवरेज की भी प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब इसमें ज़्यादा लोगों को हम शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि जो दवाएं हैं, जो हमारे सप्लीमेंट्स हैं, वो हर किसी पे एक तरह के नहीं होते। ठीक है, हर किसी की कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, हर किसी को कुछ एलर्जी होती है, तो उनके हिसाब से हमें उनको दवा देनी पड़ती है। ठीक, लेकिन फूड के साथ लोग अपने हिसाब से, लोगों को पता है कि मुझे कौन सा फूड अच्छा लगेगा, कौन सा फूड मेरे पे सूट करेगा, वो अपने हिसाब से खाना चुन सकते हैं। लेकिन दवा तो वो अपने हिसाब से नहीं चुन सकते ना, उनको डॉक्टर के या किसी डाइटिशियन की सलाह पे सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे। हो सकता है वो सप्लीमेंट्स उनको सूट ना करें। ठीक है, तो ये हमारी बात हुई किसकी, फूड बेस्ड स्ट्रेटजी की और न्यूट्रिएंट बेस्ड स्ट्रेटजी की। अब है हमारा न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स ऑपरेटिंग इन इंडिया। इंडिया में बेसिकली कौन कौन से न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले है आईसीडीएस, अभी हमने कुछ देर पहले भी इसकी बात की थी। आईसीडीएस यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। इट इज़ एन आउटरीच प्रोग्राम फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड डेवलपमेंट। ऐसे बच्चे जो 0 से 6 साल के बीच के होते हैं, उनकी केयर के लिए और उनके डेवलपमेंट के लिए इसमें योजनाएं बनाई जाती हैं, प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं। और इसके अलावा इसमें प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी ध्यान में रखा जाता है और लैक्टेटिंग वुमेन्स को भी ध्यान में रखा जाता है। दूसरा है न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी कंट्रोल प्रोग्राम। इसमें क्या होता है कि पोषक तत्वों की कमी को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। लोगों को सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, उनको कुछ ऐसा खाना बताया जाता है जिसके थ्रू उनके अंदर पोषक तत्वों की कमी को कंट्रोल किया जा सके। इनमें से कुछ जो हमारे प्रोग्राम्स हैं वो हैं नेशनल प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस ड्यू टू विटामिन ए डेफिशिएंसी। एक नेशनल प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसमें क्या किया जाता है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी को रोकने की कोशिश की जाती है। आपको पता है विटामिन ए हमारी आंखों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर किसी पर्सन के अंदर विटामिन ए की कमी हो जाए, किसी बच्चे के अंदर विटामिन ए की कमी हो जाए, तो वो अंधा हो सकता है। फिर है नेशनल एनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम। एनीमिया आपको पता है इसमें क्या होता है, आयरन की कमी हो जाती है हमारे ब्लड के अंदर, तो ये भी प्रोग्राम चलाया जा रहा है। उसके बाद है नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम। आयोडीन की कमी से जो भी डिसऑर्डर होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए प्रोग्राम चलाया जा रहा है। और ये तीनों प्रोग्राम न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर चलाए जा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद तीसरा है फूड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम्स। आपको पता है इसमें क्या दिया जाता है, खाना दिया जाता है, जैसे लाइक द मिड डे मील प्रोग्राम। मिड डे मील जो प्रोग्राम है ना, वो किस में आता है, फूड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम के अंदर। अब फोर्थ है हमारा फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम। इसमें क्या किया जाता है, इसमें खाने की सुरक्षा पे ध्यान दिया जाता है। इसमें कौन कौन सी स्कीम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, अंत्योदय अन्ना योजना, अन्नपूर्णा स्कीम, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, इनमें फूड सिक्योरिटी को ध्यान दिया जाता है कि जो खाना दिया जा रहा है लोगों को वो सिक्योर है कि नहीं। फिर पांचवा है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के योग्य बनाया जाता है या उनको किसी वैतनिक रोजगार जिसके लिए उनको क्या मिले, वेतन मिले, जिसके लिए उनको वेज मिले, ऐसी कुछ स्कीम चलाई जाती हैं जिससे लोगों को रोज़गार मिले और उनकी जो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी उनके अंदर हो रही है उनको रोका जा सके। जब उनको रोज़गार मिलेगा तो उनको अच्छा खाना मिलेगा, वो इस योग्य हो पाएंगे कि वो अपनी फैमिली को अच्छा खाना खिला पाएँ और उनके अंदर फिर पोषक तत्वों की कमी भी दूर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है हेल्थ केयर। इंडिया में 3 लेवल पे हेल्थ केयर सर्विसेज दी जाती हैं। पहला तो है प्राइमरी लेवल, दूसरा है सेकेंडरी लेवल और तीसरा है टर्शियरी लेवल। प्राइमरी लेवल क्या होता है, पहले उसको देखते हैं। इट इज़ द फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द इंडिविजुअल, फैमिली और कम्युनिटी विद द हेल्थ सिस्टम। हेल्थ सिस्टम से किसी भी व्यक्ति को, फैमिली को या समुदाय को जोड़ने का सबसे पहला तरीका है प्राइमरी लेवल। ये लगभग हर गांव में आपको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दिख जाएंगे, है ना। पीएचसीज आपको हर गांव में दिख जाएंगे। कोई भी व्यक्ति बीमार होता है तो सबसे पहले वो बड़े हॉस्पिटल में, शहर में नहीं चला जाता, वो अपने पास के
प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र में जाता है। इन आवर कंट्री दीज सर्विसेज आर प्रोवाइडेड थ्रू अ नेटवर्क ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर। जो हमारी प्राइमरी लेवल की सर्विसेज हैं वो किनके थ्रू दी जाती हैं? प्राइमरी हेल्थ सेंटर के थ्रू। ठीक है, इसमें प्राथमिक लेवल पे, प्राइमरी लेवल पे लोगों को चिकित्सा दी जाती है। मतलब छोटे मोटे रोग हो गए, चोट लग गई, छोटा मोटा प्लास्टर चढ़ाना है, तो ये कहाँ पे होता है? प्राइमरी लेवल पे हो। अब बात करते हैं सेकेंडरी लेवल की। मोर कॉम्प्लेक्स हेल्थ प्रॉब्लम्स आर रिजॉल्व्ड एट द सेकेंड लेवल थ्रू डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स एंड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। अब कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, जिनको प्राइमरी लेवल पे सॉल्व नहीं किया जा सकता, तो उनको कहाँ पे भेजा जाता है? सेकेंडरी लेवल पे। सेकेंडरी लेवल पे हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स आते हैं और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स आते हैं। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स फंक्शन एज द फर्स्ट रेफरल लेवल। आपको पता है कि रेफर जब किया जाता है, तो जब प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर किसी भी पर्सन को ठीक करने में असमर्थ होते हैं, तो वो कहाँ रेफ़र कर देते हैं? सेकेंडरी लेवल पे। तो जो हमारा सेकेंडरी लेवल है वो फर्स्ट रेफरल लेवल है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा टर्शरी लेवल। इट इज़ द थर्ड एंड द हाईएस्ट लेवल ऑफ हेल्थ केयर। ये तीसरा और हाईएस्ट लेवल है हेल्थ केयर का। इट डील्स विद द मोर complex health problems that cannot be dealt with at the first two levels। जब हमारा प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर और सेकेंडरी लेवल किसी हेल्थ प्रॉब्लम को सॉल्व करने में अनेबल होता है, तब उन प्रॉब्लम को टर्शरी लेवल पे भेजा जाता है। तब टर्शरी लेवल पे उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। Institution at tertiary level are medical college hospitals, specialized hospitals and All India Institute of Medical Sciences। टर्शरी लेवल के जो इंस्टीट्यूट हैं वो कौन कौन से हैं? हमारा मेडिकल कॉलेज है, कुछ हमारे विशेष हॉस्पिटल्स हैं जो कि जैसे कैंसर हॉस्पिटल हो गया, ये सारी जो हॉस्पिटल होते हैं जो किसी विशेष रोग के लिए होते हैं, उनकी बात की जा रही है। फिर है हमारा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ठीक है, अब बात करते हैं स्कोप की कि पब्लिक न्यूट्रिशन के अंदर क्या क्या स्कोप है। तो जो सबसे पहला स्कोप है वो तो आपको पता ही है, आप बन सकते हो पब्लिक न्यूट्रिशनिस्ट, यानी कि जन पोषण विशेषज्ञ, जिसमें आप लोगों को पोषण से रिलेटेड सलाह दे सकते हो कि आपको कौन सा खाना खाना चाहिए जिससे आपको अच्छे पोषक तत्व मिले। फिर आप टीचिंग की फील्ड में भी जा सकते हो, आप लोगों को पढ़ा सकते हो, आप हायर सेकेंडरी लेवल से लेके कॉलेज लेवल तक के बच्चों को पढ़ा सकते हो। उसके बाद आप रिसर्च की फील्ड में भी जा सकते हो, आप कोई अपना बिजनेस कर सकते हो। उसके बाद आप एज अ कंसल्टेंट भी काम कर सकते हो। ठीक है, आप लोगों को परामर्श दे सकते हो, सलाह दे सकते हो। ठीक है, हॉस्पिटल में होते हैं कंसल्टेंट जो कि लोगों को न्यूट्रिशन के बारे में बताते हैं कि क्या क्या खाना खाना चाहिए जिससे आपको बीमारियां ना हो, आपको किसी भी तरह की डेफिशिएंसी। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा, सारे टॉपिक्स समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।